प्रैक्टिकल में हम लोग फिर से कि हमारे दिए हुए फॉर्मूले को ही अप्लाई करेंगे। ये हमारे पास में पूरी फॉर्मूले की लिस्ट है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में सारे फॉर्मूले अच्छे से समझा के दिए हुए हैं। अब यहाँ देखिए, ये है हमारे पास में क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे और इससे तैयार करेंगे गिवन डेटा। देखिए तो जरा क्या क्या दिया हुआ है हमको। सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन में किसको बनाएंगे, गिवन डेटा को बनाएंगे। अगर मैं गिवन डेटा तैयार कर रहा हूँ, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या देखा जाएगा, क्वेश्चन में देखा जाएगा अ ट्रांसफॉर्मर हैज अ प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ 800 टर्न्स। यहाँ देखो क्या नाम दिया उसने हमको, प्राइमरी वाइंडिंग टर्न्स। समझ में आया। अब प्राइमरी वाइंडिंग टर्न्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग क्या रिप्रेजेंट कर रहा है प्राइमरी वाइंडिंग टर्न्स को, N1। तो गिवन डेटा में मेरे पास में N1 की वैल्यू है, कितनी है, 800 टर्न्स। ठीक है, आगे में क्या बोलता है वो, एंड अ सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ 200 टर्न्स। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, सेकेंडरी वाइंडिंग टर्न्स। सेकेंडरी वाइंडिंग टर्न्स को हम लोग रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, N2 से। तो हमारे पास में N2 की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी उसने हमको, 200 टर्न्स। ठीक है, आगे में पढ़ते हैं क्या बोला उसने, When the load current on the secondary। यहाँ देखिए नाम किसका ले रहा है वो, लोड करंट। लोड करंट कौन सा, सेकेंडरी। अब यहाँ पर हम लोग अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए ये I2 देख रहे हैं आप लोग, इस I2 को हम लोग क्या बोल रहे हैं, लोड करंट। कौन से साइड का है, सेकेंडरी। यानी मेरे पास में लोड करंट सेकेंडरी यानी किसकी वैल्यू गिवन है, I2 की। तो कितनी दी हुई इसने हमको, 80 एम्पियर। तो यहाँ पर हमारे पास में 80 एम्पियर I2 की वैल्यू है। कितने पावर फैक्टर पे है, अब पावर फैक्टर I2 का पावर फैक्टर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, cos फाई से। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, cos फाई लिखा। उसके बाद में cos फाई किसका है, I2 का। यहाँ पे 2 है इसलिए यहाँ पर भी क्या बनेगा, 2 बनेगा। तो cos फाई 2 की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 0.8 पावर फैक्टर। अब 0.8 पावर फैक्टर कंडीशन कौन सी हमारे पास में, लैगिंग की है। तो यहाँ पर हम लोग क्या बताएंगे कि कौन सी कंडीशन में है, लैगिंग। जैसे मैंने पिछली बार बताया था आपको, अगर लैगिंग रहेगा तो एंगल में माइनस साइन लेंगे, लीडिंग रहेगा तो एंगल में प्लस साइन लेंगे। यहां से हम लोग करंट के एंगल की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो फाई टू इक्वल्स टू क्या होगा, कॉस को भेजेंगे राइट हैंड साइड में, तो बन जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ 0.8। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करते हो तो आपके पास में फाई टू का वैल्यू आएगा। जो वैल्यू आप कैलकुलेटर में पुट करने के बाद में निकालोगे वो वैल्यू रहेगा आपके पास में 36.869। 36.869। ठीक है, ये कौन सी कंडीशन है हमारे पास में, लैगिंग कंडीशन है। अभी आगे बढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद देखो क्वेश्चन में क्या बोला उसने, द प्राइमरी करंट इज 25 एम्पियर। प्राइमरी करंट मतलब किसकी वैल्यू गिवन है, I1 की। कितनी वैल्यू गिवन है, 25 एम्पियर। आगे में देखो क्या बोला उसने, एट 0.707 पावर फैक्टर लैगिंग। अब जो प्राइमरी करंट है उसका भी पावर फैक्टर हमको गिवन है। ठीक है, प्राइमरी करंट का पावर फैक्टर क्या बनेगा, cos फाई 1, जिसकी वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास में, 0.707 लैगिंग कंडीशन। अब हम लोग क्या करेंगे, अगेन ये जो करंट प्राइमरी है इसका मैं फिर से की एंगल तैयार करूंगा। तो क्या बनेगा, फाई 1 इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ 0.707। तो बताओ फाई 1 की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेटर में पुट करता हूं, आप लोग को भी कैलकुलेटर में पुट करके देखना है, तो मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूं। तो फाई 1 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 45 डिग्री। समझ में आया यहाँ तक के। तो हमारे पास में I1 का भी एंगल निकल चुका है। अब आगे में क्या बोला उसने हमको, डिटरमाइन, यानी अब मुझे कैलकुलेट करना है, डिटरमाइन दी नो लोड करंट। नो लोड करंट को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, I0 से। ये मुझे डिटरमाइन करना है। क्वेश्चन में अगर आप देखते हो एक फॉर्मूले में, तो देखो यहाँ पे नो लोड करंट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, I0 से। उसके बाद में एंड इट्स पावर फैक्टर। अब नो लोड करंट का पावर फैक्टर क्या बनेगा हमारे पास में, cos फाई 0। ये भी मुझे निकालना है। तो ये हो गया हमारे पास में गिवन डेटा। अब इस पर हम लोग क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कैसा बनेगा, देखो सबसे पहले इस टाइप में कोई भी न्यूमेरिकल आता है हमको यही फॉर्मूला यूज करना है। और फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, प्राइमरी करंट I1 इक्वल्स टू I0 प्लस I2 डैश। तो हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे वी हैव क्या हमारे पास में, प्राइमरी करंट I1 इक्वल्स टू I0 प्लस I2 डैश। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग ये लगाना है कि उसने हमको निकालने क्या बोला है, I0 मतलब कि ये जो टर्म है हमारे पास में इसको मुझे निकालना है। अब जिसको निकालना है मैं उसको वहीं पे रखूंगा, बाकी सारी वैल्यू को शिफ्ट कर दूंगा। तो कैसा होएगा हमारे पास में, देखो
आई नॉट को मैंने जहां के वहां रखा, दिख रहा है आपको, आई नॉट मैंने वहीं रखा हुआ है, इक्वल्स टू में ये I1 कैसा था, पॉजिटिव था, ये I1 के पास में कौन आएगा, I2 आएगा, तो प्लस का क्या बन जाएगा, माइनस। तो मेरे पास में एक नया फॉर्मूला तैयार हुआ, समझ में आ रहा है क्या फॉर्मूला बना हमारे पास में, I नॉट इक्वल्स टू I1 माइनस I2 डैश। अब इसको हम लोग दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। क्यों? क्योंकि मेरे पास में गिवन डेटा में I1 तो प्रेजेंट है, पर प्रेजेंट कौन नहीं है, I2 डैश नहीं है। तो अभी हम लोग किसको कैलकुलेट करेंगे, I2 डैश को। तो यहाँ पर हमारे पास में बट I2 डैश का फॉर्मूला बनता है K इंटू I2। अब K इंटू I2 कहां से लाया हम लोगों ने, ये देख रहे फॉर्मूला, I2 डैश इक्वल्स टू क्या बन रहा है, K इंटू I2। K कौन है, K है हमारे पास में ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो यहाँ पर हम लोग मेंशन करेंगे नाउ K इक्वल्स टू क्या होता है बताओ, तो फॉर्मूले में हमारे पास में यहाँ पर कौन है, V2 बाय V1 है इक्वल्स टू E2 बाय E1 है इक्वल्स टू N2 बाय N1 है इक्वल्स टू I1 बाय I2 है। अब मुझे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की वैल्यू चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर गिवन डेटा में चेक करेंगे। पूरे यहाँ पर देखिए V1 V2 दिख रहा है क्या, नहीं, मतलब कि ये पहली वैल्यू कैंसिल हो गई। फिर हम लोग चेक करेंगे E1 E2 दिख रहा है क्या, नहीं, तो ये वैल्यू भी कैंसिल हो गई। उसके बाद में देखो यहाँ पे N1 N2 दिख रहा है क्या, हाँ, यानी कि अब ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो में हमारे पास में कौन तैयार हो गया, ये वैल्यू तैयार हो गई। देयरफॉर K इक्वल्स टू हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर देंगे, N2 बाय N1। हम लोग ये वैल्यू क्यों ले रहे हैं, क्योंकि गिवन डेटा में प्रेजेंट है। अब इसको उठा के कहाँ रखेंगे, I2 डैश के फॉर्मूले में। देयरफॉर I2 डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो K की जगह पर क्या पुट करोगे, N2 बाय N1 इंटू में यहाँ पर क्या बनेगा, I2 बनेगा। वैल्यू पुट करो, चलो बताओ N2 का वैल्यू कितना हमारे पास में 200 है, तो यहाँ पे आप N2 की जगह पे 200 लिखोगे। N1 की वैल्यू कितनी है, 800 है, तो यहाँ पर आप 800 लिखोगे। अब कौन है यहाँ पे, I2। मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि जब भी हम लोग करंट लिखते हैं तो उसको अकेला नहीं लिखा जाता, उसको उसके एंगल के साथ में लिखा जाता है। तो मुझे बताओ I2 का कितना वैल्यू हमारे पास में, यहाँ पे 80 एम्पियर है। यहाँ पर देखो I2 का वैल्यू 80 है, तो यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे 80 एम्पियर लिखा। अब किसको लिखना, उसका एंगल को। इसका मैंने एंगल निकाला, एंगल कौन था इसका, φ2 था। तो φ2 कितना है, 36.869, ठीक है। कौन सी कंडीशन में है, लैगिंग है, इसलिए यहाँ पे साइन क्या लगा दूंगा मैं, माइनस। अब इसको मैं कैल्सी में पुट करूंगा तो मेरे पास में एक आंसर आएगा I2 डैश का। आप भी कैल्सी में पुट करके इसको निकालेंगे, तो इसका जो मैंने कैलकुलेशन निकाल के रखा हुआ है I2 डैश का, वो आएगा आपके पास में 20 एट एन एंगल ऑफ -36.869 एम्पियर। यहां तक समझ में आया। अब जैसे I2 डैश निकल जाएगा, इसको उठा के आप कहां रखोगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो जब आप इक्वेशन नंबर 1 में रखोगे तो किसकी वैल्यू निकल जाएगी हमारे पास में, जिसे मुझे फाइंड करना है, यानी कि नो लोड करंट को, यानी I नॉट को। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो तो फ्रॉम इक्वेशन 1 I नॉट इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, I1 माइनस I2 डैश। वैल्यू पुट करो, I1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 25। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, 25 लिखा। लेकिन करंट को अकेले नहीं लिखते, किसके साथ में लिखते हैं, एंगल के साथ में। और इसका एंगल कितना है हमारे पास में 45 डिग्री। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, 45 डिग्री, ठीक है। कौन सी कंडीशन में है, लैगिंग कंडीशन में है। यहाँ पे मैंने साइन क्या लगा दिया, माइनस। इसको डाल दिया एक ब्रैकेट में, माइनस, देख रहे हैं, माइनस जैसा का वैसा। I2 डैश की वैल्यू हम लोगों ने निकाला, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 20 एट एन एंगल ऑफ -36.869। अब इसको आप कैल्सी में पुट करो। कैल्सी में पुट करने के बाद में आपके पास में I नॉट की एक वैल्यू आएगी। जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 5.92 एट एन एंगल ऑफ -73.54। तो ये जो आंसर आ गया आपका, ये किसका निकला हमारे पास में, I नॉट का, जो उसने हमको कैलकुलेट करने के लिए बोला था, ठीक है। अब उसने सेकंड चीज क्या बोली हमको, cos ∅0, यानी जो करंट निकालना है उसका हमको क्या चाहिए, पावर फैक्टर भी चाहिए। और ये पावर फैक्टर हमको कब मिलेगा, जब उस करंट का एंगल हमको पता होगा। तो उस करंट का एंगल कहाँ है, इस करंट का एंगल कौन हो गया, ये हो गया। इसका मतलब हमको पावर फैक्टर निकालना इजी हो गया। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग पावर फैक्टर निकालेंगे तो हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे ऑल्सो cos ∅0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो 0 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि हमको किसका निकालना है, पावर फैक्टर नो लोड का, इसलिए हमने यहाँ पे 0 लिखा। ये बन गया cos जैसा का वैसा। अब बचा कौन, ∅0। ∅0 के लिए हम लोग क्या तैयार करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट
ब्रैकेट तैयार करेंगे और ये जो वैल्यू मैंने एरो दिखाई, ये वैल्यू किसकी है हमारे पास में, फाई की है। फाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 73.54। इसको जब आप कैलकुलेटर में पुट करोगे तो आपके पास में एक आंसर आएगा, जो आंसर आएगा उसकी वैल्यू रहेगी 0.283। समझ में आ रहा है क्या? ये हो गया हमारे पास में cos 50। लेकिन यहाँ पे साइन क्या था, माइनस था, इसलिए हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, लैगिंग। अगर प्लस होता तो हम लोग क्या लिखते, लीडिंग। समझ में आया? तो ये हो गया हमारे पास में सेकेंड आंसर। ठीक, अब इसके बाद में जैसे हमारे पास में न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है तो हमारे पास में जो सेकेंड स्टेप आएगा जो इंपॉर्टेंट है वो है इसका फेजर डायग्राम। अब अगर हम लोग फेजर डायग्राम बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे, देखो सबसे पहले क्या करोगे आप, सबसे पहले एक खड़ी डंडी खींचो, ठीक है ना। खड़ी डंडी खींचोगे, ऊपर वाला एरो क्या रिप्रेजेंट करेगा, E1, नीचे वाला एरो क्या रिप्रेजेंट करेगा, E2। सेंटर से एक लाइन खींचो जो परपेंडिकुलर दिखना चाहिए, जिसको आप क्या बोलोगे, फ्लक्स फाई। उसके बाद में ये फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला किससे मिलकर बन रहा है, I1 का I0 प्लस I2 डैश से। तो ये जो हमारे पास में ओरिजिन है, सेंटर जो है, यहां से आप दो एरो तैयार करोगे। ये हो गया पहला एरो, ये हो गया दूसरा एरो। पहला एरो जो है वो किसको बताएगा, I0 को बताएगा, तो यहाँ पे आप I0 लिखोगे। दूसरा एरो किसको बताएगा, आपके पास में I2 डैश को बताएगा, तो यहाँ पे आप I2 डैश लिखोगे। ठीक है, अब जैसे ही हमारे पास में दो वैल्यू आ गई, दोनों का क्या करेंगे, सम यानी रिजल्टेंट निकालेंगे। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए दोनों को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही दोनों को जोड़ेंगे तो कौन बनेगा, I1 बनेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, दोनों को जोड़ दिया। दोनों को जोड़ दिया तो कौन तैयार हो गया, I1। उसके बाद में ये जो I2 था, I2 को हम लोग क्या करेंगे, जैसे के तैसे पीछे में उसको खींचते हुए लेके जाएंगे। लाई पीछे में खींचते हुए, अगर हम खींचते हुए लेके आएंगे तो I2 डैश का क्या बन जाएगा, यहाँ पे I2 बन जाएगा। तो ये क्या बन गया, फेजर डायग्राम। लेकिन जैसे कि करंट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो हर एक करंट का अपना एंगल है, तो इसका भी एंगल रहेगा। सिंपल सा है, ये जो I0 है, I0 को पकड़ोगे E1 तक लाओगे। इसका मतलब ये वाला जो एंगल है, यहाँ पे देखो मैं साइड में बता रहा हूँ, ये एंगल किसका कहलाएगा, फाई नॉट का कहलाएगा। ठीक है, ये जो I1 है, I1 से आप E1 तक लाओगे, तो ये वाला जो एंगल है ये किसका कहलाएगा, फाई 1 का कहलाएगा। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद में ये जो I2 है, I2 से आप E2 तक रिप्रेजेंट करोगे, तो ये एंगल किसका कहलाएगा, फाई 2 का कहलाएगा। तो आपको ये फेजर डायग्राम हर न्यूमेरिकल में बनाना है, जिसमें भी आपको प्राइमरी करंट से रिलेटेड कैलकुलेशन बनाने हैं या नो लोड करंट से रिलेटेड कैलकुलेशन बनाने हैं। आई थिंक आपको क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और एक और बात, अगर आप सॉल्यूशन के बाद में फेजर डायग्राम नहीं बनाते हैं तो आपको पूरे मार्क नहीं मिलते हैं, इसलिए फेजर डायग्राम बनाना कंपलसरी है। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में एक नए न्यूमेरिकल के साथ में। लेकिन जाने के पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।